लखनऊ की वो हाई प्रोफाइल केस जिसकी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी, जहां पूर्व विधायक के फ्लैट के बाहर से मिली सरकटी लाश, कैसे एक टेलीफोन डायरी ने कातिल को सलाखों के पीछे भेज दिया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दे। बात है यूपी के हुसैनगंज थाना के अंतर्गत एक क्षेत्र की। यह घटना 4 फरवरी 1996 की है। लखनऊ पुलिस के वायरलेस पर एक संदेश आया जिसे सुनकर अफसरों का दिमाग हिल गया। संदेश था कि ओसीआर बिल्डिंग के बी टावर से एक लाश नीचे फेंकी गई है, जहां विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों को आवास आवंटित किए जाते हैं। ऐसी वीआईपी बिल्डिंग में लाश की सूचना पर पूरा पुलिस फोर्स दहल गया। सूचना मिलते ही तत्कालीन एसएसपी सूर्य कुमार शुक्ला तमाम दूसरे पुलिस अधिकारी के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। लाश जूट के बोरे में थी। पुलिस ने जैसे ही बोरा खोला, बोरे में देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। लाश का सिर गायब था। इसके बाद छानबीन शुरू की गई। काफी समय के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंचा कि लाश 7वें मंजिल की बालकनी से फेंकी गई थी। लाश पुरुष की थी जिसने पैंट और शर्ट पहना था। लाश की जेब में बस एक रुमाल के अलावा कुछ और नहीं मिला जिससे लाश की पहचान कर पाते। आसपास बहुत ढूंढने के बाद भी पुलिस को लाश का सिर नहीं मिला। खून के निशान से पता चला कि लाश को फ्लैट नंबर 706 से खींचकर बालकनी तक लाया गया और वहां से नीचे फेंका। फ्लैट के गेट पर सफाई के बाद भी पुलिस को खून के कुछ निशान मिल गए। पुलिस ने कागजी कार्रवाई के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फ्लैट नंबर 706 हस्तिनापुर के पूर्व विधायक गोपाल काली को आवंटित था। पूछताछ से पता चला कि गोपाल काली 1 महीने से मेरठ में ही थे, इसलिए लखनऊ पुलिस ने मेरठ पुलिस के जरिए पूर्व विधायक गोपाल काली से संपर्क किया। फिर उसने बताया कि फ्लैट की 2 चाबियां हैं, एक उनके पास रहती है और दूसरी चाबी फ्लैट की साफ सफाई करने वाले केयर टेकर मनोज शर्मा के पास रहती है। मनोज शर्मा 1 फरवरी को अपने घर चौरी, जो कि उत्तराखंड में है, वहां गया है और उसकी चाबी उसी के पास है। गोपाल काली का यह कथन था कि लखनऊ जाने वाले उनके समर्थक उनसे चाबी ले जाते और वहीं फ्लैट पर ही रहते हैं। 31 जनवरी को ही एक समर्थक ने उन्हें फ्लैट की चाबी वापस की है। जब पुलिस ने फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुसा, कमरे की ठीक से सफाई की गई थी। बेड पर नई चादर थी, लेकिन पुलिस ने जैसे ही चादर हटाई तो गद्दे पर काफी खून था। कमरे को अच्छी तरह से साफ करने के बाद भी फर्श पर खून के निशान मिले। इससे तो यह साफ पता चल रहा था कि खून इसी कमरे में हुआ था। बाथरूम के वॉश बेसिन में खून के निशान मिले। पुलिस को कमरे में भारी मात्रा में शराब की खाली बोतलें मिली और कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिले। कमरे की छानबीन से ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वहां हवन और पूजा किया गया हो। इससे वहां बलि दिए जाने की आशंकाएं भी अखबारों में छपी। ये खबर काफी चर्चा में आई थी क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग शक के घेरे में आ रहे थे। पुलिस लोगों से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन इस केस में कुछ खास पता नहीं चल रहा था और इस लाश की पहचान भी नहीं हो रही थी क्योंकि लाश का सिर ही गायब था। हत्या किसने किया और कैसे किया और हत्या करने का वजह क्या था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था और ऊपर से लाश का सिर भी गायब था। पुलिस को इस केस में सुराग ही नहीं मिल रहा था। ऊपर से पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था क्योंकि इस केस में सारे हाई सोसाइटी में रह रहे लोगों के नाम आ रहे थे। ऐसे में पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे थे कि केस को जल्द से जल्द सॉल्व करे। इस बीच पूर्व विधायक गोपाल काली भी लखनऊ आ गए थे। बिना समय गवाए पुलिस ने गोपाल काली से पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान बहुत सारी नए खुलासे और नई जानकारी भी मिली। पुलिस ने जब लाश की फोटो और कपड़े दिखाते हुए गोपाल काली से पूछते हैं कि क्या आप इसे पहचानते हैं, तब गोपाल काली ने कहा कि इस लाश की तो सिर ही गायब है, जिसके वजह से मैं इसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जब पुलिस ने लाश के पास से बरामद रुमाल दिखाया तो गोपाल काली तुरंत पहचान गए और बोला, ये तो मेरा ही रुमाल है। फ्लैट पूर्व विधायक गोपाल काली के नाम से आवंटित था तो गोपाल काली पहले ही दिन से शक के दायरे में थे। अब तो शक और भी गहरा होने लगा था जब लाश की जेब से बरामद रुमाल को अपना बताया। पुलिस की शक की सुई लगातार उन पर और उनके एक मित्र पर, जो कि बाद में एक राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री भी बने, उस पर थी। उस समय अखबार की फ्रंट पेज पर यह खबर छप रही थी। आखिरकार उन लोगों ने उस समय के रहे एसएसपी सूर्य कुमार शुक्ला से मुलाकात की और अनुरोध किया कि इस मामले के जांच में तेजी करे और बोला कि इस केस से जुड़ी जिन लोगों से भी पूछताछ करनी है करो, जिस भी टीम का गठन करना हो करो और जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करो। इस घटना के 5 दिन बीत गए और 5 दिन के बाद भी पुलिस की तफ्तीश वही खड़ी थी जहां से शुरू हुई थी। लेकिन छठे दिन यानी 10 फरवरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। लाश की पहचान सरकारी कर्मचारी मदन लाल के रूप में हुई। जब इस बात की जानकारी गोपाल काली को पता चली
उसके बाद फिर से पुलिस ने गोपाल काली से पूछताछ की, जिसमें गोपाल काली ने बताया कि मदन लाल सचिवालय में नौकरी करता था, साथ ही उसके क्षेत्र से जुड़े सारे काम वही करता था, जिसके वजह से उनके साथ मेरे अच्छे संबंध थे और जब भी मैं लखनऊ में नहीं होता हूँ और कोई काम रहता है तो मैं अपने समर्थकों के हाथ मदन लाल के पास एक पत्र लिखकर भेज देता था। लेकिन इतनी जानकारी काफी नहीं थी अपराधी को पकड़ने के लिए। पुलिस को कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा था और जो भी सबूत मिले थे उस सबूत के आधार पर अपराधी तक पहुंचा नहीं जा सकता था। जब पुलिस फिर से पूछताछ के लिए उस सोसाइटी में गया तो उस फ्लैट से एक टेलीफोन डायरी मिली जिसमें 100 से ऊपर नंबर थे। पुलिस सारे नंबर की जांच पड़ताल शुरू की। सारे नंबर की जानकारी निकालने के बाद पुलिस को एक नंबर पर संदेह था जो किसी अशोक शर्मा उर्फ अशोक पंडित का था। जब पुलिस ने लोगों से अशोक के बारे में पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि अशोक घटना के दिन घटना स्थल पर ही मौजूद था। इस जानकारी से मानो कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा मिल गई हो। अशोक मावाना मेरठ का अस्थायी निवासी था। पुलिस की एक टीम मावाना पहुंची और अशोक पंडित से पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान अशोक इधर उधर की बातें कर रहा था। उसने तो शुरुआत में पुलिस को खूब भरमाया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और वह यह कबूल किया कि उसने ही अपने एक साथी के साथ मिलकर मदन पाल की हत्या की। जब पुलिस अशोक को लखनऊ लेकर आई, जब यहाँ उससे पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि वह 2 फरवरी को एक तबादले के सिलसिले में अपने दोस्त नौशाद के साथ लखनऊ आया था। हमेशा की तरह वह पूर्व विधायक गोपाल काली के फ्लैट नंबर 706 पर ठहरने के लिए गया, लेकिन मनोज शर्मा फ्लैट पर नहीं था। मनोज 1 फरवरी को ही अपने घर पौड़ी जो उत्तराखंड में है वहां चला गया था। तो उसने मदन से संपर्क किया क्योंकि उसे पता था कि अब एक ही आदमी है जो उसे यहाँ ठहरने की व्यवस्था करवा सकता है। मदन ने उसे रात में फ्लैट पर मिलने को कहा। अशोक बोला कि फ्लैट का चाबी तो है ही नहीं हमारे पास। तो इस पर मदन पाल ने कहा कि उसने एक चाबी एक्स्ट्रा पहले ही बनवा रखा है ताकि ऐसे मौके पर काम आ सके। तब अशोक बोला, वाह भाई तुम तो बहुत ही समझदार हो। रात में तीनों ने फ्लैट में खूब शराब पी और साथ ही मौज मस्ती चल रही थी। सब शराब के नशे में डूब चुके थे। सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। शराब पीने के बाद कहाँ किसी को होश रहता है। सब डिंगे हाँक रहा था, मैंने तो ये किया तो मैंने ये किया। इसी दौरान अशोक शर्मा ने मदन पाल को दलाल कह दिया, जिस पर मदन पाल ने गुस्से में आकर अशोक को थप्पड़ मार दिया। वे सब तो पहले से ही शराब के नशे में डूबे थे, जिसके बाद काफी हाथापाई हुई। फिर क्या था, अशोक और नौशाद ने सब्जी काटने वाले चाकू से उस पर कई हमले किए जिससे उसकी मौत हो गई। गुस्से में उन लोगों ने मदन का कत्ल तो कर दिया, लेकिन वे घबरा गए थे और सोच रहे थे कि गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब लाश को ठिकाना कहाँ लगाए ये सोच रहे थे। अगले दिन वह दोनों हुसैनगंज बाजार से एक बड़ा चाकू और बोरा खरीद कर लेकर आया। फ्लैट पर आकर मदन पाल का सिर धड़ से अलग किया और उसका धड़ बोरे में बांध दिया। सिर और चाकू बेड की चादर में बांधा और वही फ्लैट में रात होने का इंतजार करने लगे। जब काफी रात हो गई तो वह बोरा खींचकर बालकनी तक ले गए और उसे नीचे फेंक दिया। फिर सिर और चाकू से लिपटा चादर लेकर वह फ्लैट बंद कर उसी रात निकल गए। नौशाद कैसरबाग बस अड्डे से मेरठ चला गया और अशोक ओसियार से पैदल चारबाग पहुंचा। रास्ते में चादर में बंधा सिर और चाकू उसने हैदर कैनाल में फेंक दिया। इस सूचना के बाद पुलिस की टीम हैदर कैनाल में सिर को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। पुलिस ने काफी खोजा, लेकिन लाश का सिर तो नहीं मिला, बस चाकू मिला जिससे हत्या हुई थी। पुलिस ने नौशाद को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों को हत्या के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामला अभी तक अदालत में है, लेकिन पुलिस को मदन लाल का सिर आज तक नहीं मिला। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।